हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स की। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ परफेक्टली डायमैग्नेटिक sphere has a small spherical cavity at its cavity which is filled with a paramagnetic substance. The whole system is placed in a uniform magnetic field. यहाँ पर हमें क्या बोल रहे हैं कि एक परफेक्टली डायमैग्नेटिक स्फीयर है। ओके, तो ये हमारे पास एक स्फीयर है और इस स्फीयर में सेंटर में कैसे मटेरियल को प्लेस किया है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस किया है। ओके, एक बड़ा स्फीयर है, ये मटेरियल है डायमैग्नेटिक, और एक छोटा स्फीयर है, इसके सेंटर में ये कौन सा मटेरियल है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ओके, इन्होंने बोला है filled inside the paramagnetic substance is, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं क्योंकि ये पूरा जो स्फीयर सिस्टम है इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में इन्होंने प्लेस किया है, और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी है? यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर ये पूछना चाहते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है इसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ओके, तो यहाँ पर देखो, हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि अगर हमारे पास डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, ओके, तो वहां से बहुत ज्यादा कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं। कुछ इस तरह का डायग्राम हमारे पास था। ओके, मैक्सिमम जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो इससे दूर जा रही थी। तो यहाँ पर जब हमने इस पूरे सिस्टम को कहाँ रखा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो बाहर हमारे पास जो मटेरियल है वही अलाउ नहीं कर पाएगा मैग्नेटिक फील्ड को एंटर करने के लिए। ओके, जब वो अलाउ ही नहीं कर पाएगा तो पैरामैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड जाएगी कैसे? नहीं जाएगी तो कितनी रहेगी? 0। ओके, मान लेते हैं कि यहां से 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो गई। ओके, किसी तरह वो क्रॉस हो गई डायमैग्नेटिक मटेरियल से, और वो किस में एंटर कर रही है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा मैग्नेटिज्म आ जाए। ओके, थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड पैरामैग्नेटिक मटेरियल तक चली जाए। एक बार ऑप्शंस देखें, इन्होंने बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड से काफी ज्यादा क्वांटिटी में मैग्नेटिक फील्ड अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ये हम कब की बात कर रहे हैं? मान लिया कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड वहां पर चली गई है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के पास। ओके, क्या ये पॉसिबल है? दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है और एक में ऑपोजिट। तो पैरेलल होगी या ऑपोजिट होगी उसमें तो हम बाद में जाएंगे, पहले ये वाला तो टर्म कंप्लीट हो। हम बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इतनी कम जा रही है ना, वो इसके इक्वल नहीं हो पाएगी, इससे ज्यादा होने की तो बात दूर की है। तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। काफी कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है ना, तो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगी वो काफी ज्यादा कम होगी, इसके इक्वल भी नहीं आएगी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? फर्स्ट। ओके, पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख लेते हैं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर से क्रॉस हो सकती है ना, ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि बाहर कैसा मटेरियल रख दिया? डायमैग्नेटिक। अब जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वो अलाउ करेगा सिर्फ उतनी ही अंदर जा सकती है,
इसलिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 0। ओके, फर्स्ट ऑप्शन नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिलेटिव परमिटिविटी एंड permeability of a material epsilon r and mu r respectively. Which of the following values of these quantities are allowed for a diamagnetic material? डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए फर्स्ट थिंग हम क्या जानते हैं? म्यू आर लेस देन 1 होना चाहिए। ओके, सेकंड, एप्सिलॉन आर हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। अब ये दोनों कंडीशंस जहां पर मैच होगी वही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। ओके, एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो ये नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, इन दोनों में से कोई एक पॉसिबल है। यहां पर म्यू आर की वैल्यू कैसी है? ग्रेटर देन 1। देखो, म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए कभी भी पॉसिबल नहीं है। कैसी होनी चाहिए? लेस देन 1। ओके, तो ये कंडीशन किसके लिए है? ओके, ये कंडीशन किसके लिए है? कोई भी मटेरियल देख लो, अगर आप उसकी रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर रहे हो तो वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 1 आ जाएगी। ओके, बहुत रेयर केस होता है कि वो कैसी आए? लेस देन 1। ओके, तो जनरली जब हम केसेस को डिस्कस करते हैं तो कैसी लेंगे? ग्रेटर देन 1। और यहाँ पर हम बात परमिटिविटी की कर रहे हैं, वो भी रिलेटिव। अगर हम सीधा सीधा किसको देखें, किसी मटेरियल की परमिटिविटी को, तो वहां पर ये अप्लाई मत कर देना। ये सिर्फ किसके लिए है? रिलेटिव परमिटिविटी के लिए। और अगर हम डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की बात कर रहे हैं और परमीएबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो वो कैसी होनी चाहिए? लेस देन 1। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक एग्जाम्पल है किसका? परफेक्ट डाईमैग्नेट। ओके, इज सुपर कंडक्टर। हमने जब डायामैग्नेट को पढ़ा था तब भी बोला था कि अगर हमें कुछ परफेक्शन दिखता है, दैट्स मीन हम किसकी बात कर रहे होंगे? सुपर कंडक्टर्स की। ओके, यहाँ पर सुपर कंडक्टर हमें दिया हुआ है। दिस implies that when a superconductor is put in a magnetic field of intensity B, the magnetic field Bs inside the superconductor will be। तो अगेन हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें चेक करके बताना है कौन सा करेक्ट है। अब यहाँ पर हमारे पास ये एक मटेरियल है, ओके, सुपर कंडक्टर। इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और उसकी वैल्यू कितनी है? बी। ओके, अब ये पूछ रहे हैं कि सुपर कंडक्टर के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ओके, हमने मैग्नेटिक फील्ड में उसको प्लेस कर दिया। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर लेंगी, है ना, उतनी ज्यादा क्या आ जाएगी? उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। उसको इन्होंने डिनोट किया है बीएस से। ओके, अब देखो, सुपर कंडक्टर क्या होता है? एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ डायामैग्नेट। डायामैग्नेट में हमने क्या बोला
कि अगर हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे क्रॉस होंगी। उसकी एक्सट्रीम कंडीशन क्या हो सकती है कि एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस ना करे। एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करेगी, दैट्स मीन सुपर कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी? 0। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। ओके, याद क्या रखना है? एक्सट्रीम कंडीशन पर जाना है। डायामैग्नेट में बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा पाती है ना, एज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और जब हम किसकी बात करेंगे? सुपर कंडक्टर की, तो वो भी नहीं जा पाएगी। ओके, तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पैरामैग्नेटिक सैंपल shows a net magnetization of 6 ampere per meter when it is placed in an external magnetic field of 0.4 Tesla at a temperature of 4 Kelvin। हमें 3 वैल्यूज गिवन की हैं। टेम्परेचर दिया हुआ है कैपिटल T इक्वल्स टू 4 केल्विन। मैग्नेटिक फील्ड है B इक्वल्स टू 0.4 टेस्ला। नेट मैग्नेटाइजेशन दिया हुआ है 6 एम्पियर पर मीटर। When the sample is placed in an external magnetic field of 0.3 Tesla at a temperature of 24 Kelvin, find the magnetization। तो दो कंडीशन दी है, दोनों को अलग कर लेते हैं। ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड है, और उसके लिए हमें क्या निकालना है? मैग्नेटाइजेशन। ओके, कैसे करेंगे? देखो, हमारे पास ना कुछ रिलेशंस होती हैं, जैसे और यहाँ पर H कितना होता है? मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। ओके, एक और रिलेशन हमने पढ़ी थी, क्योंकि यहाँ पर बात हुई है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है इनकी ससेप्टिबिलिटी। काई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/T के। इसको क्या लिख सकते हैं? काई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ले सकते हैं, यहाँ पर C ले लेते हैं डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। C यहाँ पर एक कांस्टेंट है। ओके, इन इक्वेशन से ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। काई की वैल्यू फर्स्ट में रख देते हैं, साथ में H की वैल्यू भी। ओके, अब क्या करें? यहाँ पर C कांस्टेंट है, म्यू नॉट क्या होती है? परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ओके, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर हम कैसा मटेरियल यूज कर रहे हैं। यहाँ पर T क्या है? टेम्परेचर है। अब देखो, टेम्परेचर का ये रहता है कि आप डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हो और केल्विन में भी ले सकते हो। ओके, लेकिन याद क्या रखना है?
अगर एक को केल्विन में ले रहे हो तो दूसरा भी केल्विन में लेना है, 1 डिग्री सेल्सियस में है तो दूसरा भी डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए। ओके, बस इतना याद रखना है। एज यूजुअल हम जैसे करते हैं, एक सिस्टम में लेके चलते हैं सबको। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, पहले फर्स्ट केस क्लियर कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, m1 इक्वल्स टू b1 बाय t1 c बाय म्यू नोट। ओके, इक्वेशन नंबर 3। सेकेंड केस के लिए m2 इक्वल्स टू b2 बाय t2 c बाय म्यू नोट। इक्वेशन नंबर 4। नोट कर लीजिए इतना। आगे क्या कर सकते हैं, 3/4 या फिर 4/3, मतलब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। पता कैसे चलेगा डिवाइड करना है, देखो यहाँ पर दोनों साइड मल्टीपल है ना, प्लस माइनस का सिचुएशन नहीं है, तो यहाँ पर जो सेम चीजें हैं उनको आप डिवाइड करके भी कैंसिल कर सकते हो। ओके, दूसरा क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, c बाय म्यू नोट की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो, थर्ड से निकालो फोर्थ में रख दो, है ना, या फोर्थ से निकालो थर्ड में रख दो, बट वो थोड़ा ज्यादा स्टेप हो जाएंगे, तो इतना करने की क्या जरूरत है, डिवाइड कर दो सिंपल। ये दोनों तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या करें, वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर। m1 कितना है 6, m2 हमें फाइंड करना है, b1 है हमारे पास 0.4, b2 कितना है 0.3, t2 कितना है 24 और t1 कितना है 4। यूनिट क्या आ जाएगी, सेम, एम्पियर पर मीटर। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ हुप एंड सॉलिड सिलेंडर। हुप क्या होता है, एक रिंग जैसा मान सकते हो, ओके, सर्कुलर होगा रिंग की तरह। तो एक हमारे पास हुप है और एक सॉलिड सिलेंडर, दोनों का मास सेम है और रेडियस भी सेम है। ओके, दोनों कैसे मटेरियल के बने हुए हैं, परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल। अब इसका क्या मतलब होता है, ये तो हमने पढ़ा नहीं। परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल मतलब ऐसे मटेरियल्स जिनमें अगर आप जिनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उनमें मैग्नेटिज्म आ जाएगा। ओके, आपको नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड भी मिल जाएगी और नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट भी। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव कर दो तो भी उनमें मैग्नेटाइजेशन रहता है। ओके, और ऐसे कौन से मटेरियल्स थे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, स्पेशली हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहे हैं, ओके, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल विद देयर मैग्नेटिक मोमेंट पैरेलल टू देयर रेस्पेक्टिव एक्सेस। देखो इन्होंने एक तो बोला है हुक जो कि सर्कुलर होगा, ठीक है, साइड व्यू से देख लेते हैं। ये एक सर्कल होगा,
इसकी एक्सिस कौन सी होगी? सेंट्रल एक्सिस। एक रिंग है, उसकी हम एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो अगर कुछ नहीं दिया है दैट्स मीन जो उसके सेंटर से पास हो रही है उस एक्सिस की बात कर रहे हैं। ओके, दूसरा हमारे पास है एक सॉलिड सिलेंडर। जब भी हम सिलेंडर की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम अगर सिलेंडर की एक्सिस की बात कर रहे हैं तो हम इस एक्सिस की बात कर रहे होते हैं। ओके, देखो दोनों केसेस में ये वाली एक्सिस भी कहां से जा सकती है? सेंटर से। ये वाली एक्सिस भी कहां से जा सकती है? मिड पॉइंट ऑफ द सिलेंडर, है ना। लेकिन ये दो ऐसी एक्सिस है, ये वाली और ये वाली, अगर वो इनके बारे में बताएंगे तो अलग से मेंशन कर देंगे, है ना। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड हो जाएगी जिससे आपको पता लग जाए। अगर उन्होंने सिंपली सेंटर एक्सिस बोला है या सिंपली एक्सिस बोला है दैट्स मीन वो इन दो एक्सिस की बात कर रहे हैं। सर्कल के केस में जो उसके सेंटर से पास होगी और उसके एरिया के परपेंडिकुलर होगी। सपोज अगर हम फ्रंट व्यू देखें, ये हमारे पास सर्कल है। ओके, इसका एरिया ये आ जाएगा जो इसने बाउंड किया हुआ है। ओके, और इसकी एक्सिस ये वाली। ओके, सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो इसकी लेंथ के अलोंग जो एक्सिस आएगी, जो इसके सेंटर से पास हो रही होगी, है ना, वो क्या आ जाएगी हमारे पास? सेंट्रल एक्सिस लेंगे उसको। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? मैग्नेटिक मोमेंट पैरेलल टू देयर रेस्पेक्टिव एक्सिस। इनके पास, दोनों के पास अपने अपने क्या है? डायपोल मोमेंट है। इसका इसके अलोंग ले सकते हो, mc से डिनोट कर लेते हैं, और इसका इसके अलोंग mh से डिनोट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? बट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हुक इज ट्वाइस ऑफ सॉलिड सिलेंडर। तो यहाँ पर इन्होंने एक रिलेशन दे दी है कि हमारे पास जो हुक का मैग्नेटिक मोमेंट है वो 2 टाइम्स है किसके मैग्नेटिक मोमेंट के? सिलेंडर के। ओके, they are placed in a uniform magnetic field in such a manner that their magnetic moments make a small angle with the magnetic field. तो यहाँ पर B है, नॉन जीरो है। ओके, और मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक स्मॉल एंगल की बात कर रहे हैं। ओके, आगे क्या दिया हुआ है? इफ द ऑसिलेशन पीरियड ऑफ हुक एंड cylinder are TH and TC respectively, then find their ratio. तो देखो काफी ज्यादा घुमा फिरा कर ये लैंग्वेज इन्होंने यूज की है क्वेश्चन में। बेसिकली ये जानना क्या चाहते हैं? टाइम पीरियड जानना चाहते हैं, TH और TC, है ना। ये हुक के लिए और ये सिलेंडर के लिए। और इन्होंने बोला क्या है कि यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड है किसका है? ओसिलेशन का। ओके, और यहाँ पर फिर देखो एक आप रिलेट कर सकते हो, यहाँ पर जो स्मॉल एंगल दिया हुआ है, स्मॉल एंगल जरूरी होता है जब हम ओसिलेशंस की बात करते हैं। कभी भी आप ओसिलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो वहां पर ये जरूर मेंशन किया जाएगा कि यहाँ पर जो एंगल है वो काफी छोटा है, स्मॉल है। ओके, तो बेसिकली आपको यहाँ पर टाइम पीरियड निकालना है, TC और TH। ओके, और जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, जो डाटा दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप ओसिलेशन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, इससे पहले भी एक न्यूमेरिकल हमने किया था जिसमें हमने वो फॉर्मूला फाइंड किया था। क्या फॉर्मूला था? T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट I बाय एम बी। ओके,
ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आया था। यहाँ पर एक एंगल की बात हुई है थीटा, वो हमने वहां पर भी निकाला था, बट वो फाइनली कट गया था, है ना, कैंसिल आउट हो गया था। जो फाइनल फॉर्मूला था वो यही था। ओके, इससे पहले जो हमने न्यूमेरिकल सोल्व किए थे, है ना, उस वीडियो में आप जाके देख सकते हो। वहां पर हमने इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है, जिसमें हमने पूरा डेरिवेशन भी किया था। डेरिवेशन इन द सेंस हमने समझा था कि ये टर्म्स कहाँ से आई हैं और इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। फिलहाल हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है। साथ में इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन नहीं की है। अच्छा, निकालना क्या है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है। क्या निकालना है, उनका रेशो निकालना है। तो रेशो में क्या होगा, जो चीजें सेम होती है वो कट जाती है, ठीक है, तो उनकी वैल्यू हमें चाहिए भी नहीं होती। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो मास है और जो रेडियस है वो सेम है। जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, आई सी होता है हमारे पास हाफ एम आर स्क्वायर। ओके, बात करें किसकी, हुक के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, एम आर स्क्वायर। ओके, जो भी मास होगा और जो भी उसकी रेडियस होगी। ओके, हुक की हम बात कर रहे हैं तो हम इसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि दोनों की मास और दोनों की रेडियस सेम है। नेक्स्ट, m की रिलेशन है हमारे पास b। देखो क्वेश्चन में ना इन्होंने हमें दिया है कि दोनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी है, यूनिफॉर्म। तो उसका रीजन चाहे जितना भी बड़ा हो जितना भी छोटा हो, उसमें जितने भी पॉइंट्स आएंगे, हम किसी पर भी चेक कर ले, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है और जो डायरेक्शन है दोनों सेम रहेंगी। दैट्स मीन हमारे पास जो BH है और जो BC है दोनों की वैल्यू सेम है। ओके, ये इंफॉर्मेशन नंबर 1, ये 2, 3 एंड 4। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। किसके लिए करेंगे, पहले सिलेंडर के लिए कर लेते हैं। TC कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट, IC कितना है, हाफ एम आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पर m क्या है, मास। अदरवाइज इसको ना कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। हमारे पास डाइपोल मोमेंट भी है ना, डिवाइडेड बाय क्या होगा, MC। BC कितना है, B के इक्वल, तो ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 5। नेक्स्ट, हुक के लिए निकाल लेते हैं, कितना आएगा, 2 पाई बाय, रेशो निकालना है तो डिवाइड कर देते हैं। ओके, कितना आएगा, TC बाय MC
ओके 2, यहाँ से हमारे पास आएगा mh। ओके, अब mh की क्या वैल्यू है हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 टू mc, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा Tc इक्वल्स टू TH। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये रिलेशन तो पता ही होनी चाहिए डेफिनेटली, है ना। दूसरा, इस फॉर्मूले में क्या होता है, आई यहाँ पर करंट नहीं है, क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरली फॉर्मूला क्या होता है mr²। ओके, जनरल हम जब पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की शेप चेंज होती है, इसमें एक फैक्टर आना स्टार्ट हो जाता है, 1/2 हो सकता है, 3/4 हो सकता है, 5/6 हो सकता है। ठीक है, जैसे जैसे शेप चेंज होगी वैसे वैसे यहाँ पर एक फैक्टर आने स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग सिलेंडर के लिए क्या होता है हाफ mr², और किसी रिंग के लिए अगर हम बात करें तो कितना होगा mr²। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।